चैप्टर 17। देखो हिल्डा, कोनी ने दोपहर के भोजन के बाद कहा, जब वे लंदन के निकट थे तुमने कभी भी वास्तविक कोमलता या वास्तविक कामुकता नहीं जानी है, और यदि तुम उन्हें जानती हो एक ही व्यक्ति के साथ तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। दया के लिए अपने अनुभवों के बारे में डींग मत मारो। हिल्डा ने कहा, मैं अभी तक ऐसे आदमी से नहीं मिली जो किसी महिला के साथ अंतरंगता करने में सक्षम हो, खुद को उसके हवाले कर दे। यही मैं चाहती थी। मैं उनकी आत्मा संतुष्ट कोमलता और उनकी कामुकता की इच्छुक नहीं हूँ। मैं किसी भी आदमी की छोटी मोटी दुलारी बनकर संतुष्ट नहीं हूँ, न ही उसकी कुर्सी पर मौज मस्ती करना। मैं पूरी तरह से अंतरंगता चाहती थी और मुझे वह नहीं मिली। मेरे लिए यही काफी है। कोनी ने इस पर विचार किया। पूर्ण अंतरंगता। उसने सोचा कि इसका मतलब है कि आप अपने बारे में सब कुछ दूसरे व्यक्ति को बता दें और वह भी अपने बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन यह उबाऊ था, और एक पुरुष और एक महिला के बीच इतनी थका देने वाली आत्मचेतना, एक बीमारी। मुझे लगता है कि तुम हर समय हर किसी के साथ अपने बारे में बहुत ज्यादा सचेत रहती हो, उसने अपनी बहन से कहा। हिल्डा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझमें गुलामी वाली प्रकृति तो नहीं है। लेकिन शायद आपने ऐसा किया हो। शायद आप अपने बारे में अपनी ही धारणा के गुलाम हैं। उस चिटकोनी की इस अनसुनी धृष्टता के बाद हिल्डा कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाती रही। कम से कम मैं किसी और के विचारों की गुलाम नहीं हूँ, और कोई दूसरा मेरे पति का नौकर नहीं है, उसने अंततः क्रूर क्रोध में कहा। देखिए, ऐसा नहीं है, कोनी ने शांतिपूर्वक कहा। उसने हमेशा खुद को अपनी बड़ी बहन के अधीन रहने दिया था। अब, हालांकि कहीं न कहीं वह अपने अंदर रो रही थी, लेकिन वह दूसरी औरतों के प्रभुत्व से मुक्त हो गई थी। यह अपने आप में एक राहत थी, जैसे कि उसे एक और जीवन मिल गया हो, दूसरी औरतों के अजीब प्रभुत्व और जुनून से मुक्त होना। वे कितनी भयानक थीं, औरतें। वह अपने पिता के साथ रहकर खुश थी, जिनकी वह हमेशा से पसंदीदा रही थी। वह और हिल्डा पाल मॉल के पास एक छोटे से होटल में रुके थे, और सर मैल्कम अपने क्लब में थे। लेकिन वह शाम को अपनी बेटियों को बाहर ले जाते थे, और उन्हें उनके साथ जाना अच्छा लगता था। वह अभी भी सुंदर और हृष्ट-पुष्ट था, हालांकि उसे अपने आसपास उभरी नई दुनिया से थोड़ा डर लगता था। स्कॉटलैंड में उसकी दूसरी पत्नी थी, जो उससे कम उम्र की और अमीर थी। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी की तरह ही उससे दूर रहकर छुट्टियां मनाता था। कोनी ओपेरा में उसके बगल में बैठी थी। वह मध्यम रूप से मोटा था, और उसकी जांघें मोटी थीं, लेकिन फिर भी वे मजबूत और सुडौल थीं, एक स्वस्थ आदमी की जांघें जिसने जीवन में अपना आनंद लिया था। उसका अच्छा खासा स्वार्थ, उसकी दृढ़ स्वतंत्रता, उसकी बेपरवाह कामुकता, ऐसा लग रहा था कि कोनी को उसकी सुडौल सीधी जांघों में वह सब दिखाई दे रहा था। बस एक आदमी, और अब एक बूढ़ा आदमी बन रहा है, जो दुखद है। क्योंकि उसके मजबूत, मोटे पुरुष पैरों में वो सजग संवेदनशीलता और कोमलता की शक्ति नहीं थी जो युवावस्था का सार है, जो एक बार होने के बाद कभी नहीं मरती। कोनी पैरों के अस्तित्व से जाग उठी। वे उसके लिए चेहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जो अब ज्यादा वास्तविक नहीं रहे। कितने कम लोगों के पास जीवंत, सतर्क पैर थे। उसने स्टॉल में पुरुषों को देखा। काले पुडिंग कपड़े में बड़ी बड़ी पुडिंग जैसी जांघें, या काले अंतिम संस्कार के सामान में दुबली लकड़ी की छड़ें, या बिना किसी अर्थ के सुडौल युवा पैर, या तो कामुकता या कोमलता या संवेदनशीलता, बस पैरों वाली साधारणता जो इधर उधर उछलती रहती थी। उसके पिता की तरह कामुकता भी नहीं। वे सभी डरे हुए थे, अस्तित्व से डरे हुए थे। लेकिन महिलाएं डरी हुई नहीं थीं। ज्यादातर महिलाओं की भयानक मिलपोस्ट, वाकई चौंकाने वाली, वाकई हत्या को जायज ठहराने के लिए काफी। या बेचारी पतली खूंटियां, या रेशमी मोज़ों में सजी धजी साफ सुथरी चीजें, जिनमें जीवन की थोड़ी सी भी झलक नहीं थी। भयानक, बेमतलब इधर उधर नाचते हुए लाखों बेमतलब पैर। लेकिन वह लंदन में खुश नहीं थी। लोग बहुत ही भूतिया और खाली लगते थे। उनके पास कोई जीवंत खुशी नहीं थी, चाहे वे कितने भी तेज और अच्छे क्यों न हों। ये सब बंजर था, और कोनी में खुशी के लिए एक महिला की अंधी लालसा थी, खुशी का आश्वासन। पेरिस में किसी भी
तरह से उसे अभी भी कामुकता का एहसास था, लेकिन कितनी थकी हुई, घिसी पिटी कामुकता, कोमलता की कमी के कारण घिसी पिटी। ओह, पेरिस उदास था, सबसे उदास शहरों में से एक, अपनी अब यांत्रिक कामुकता से थकी हुई, पैसे के तनाव से थकी हुई, यहाँ तक कि आक्रोश और अहंकार से भी थकी हुई, बस मौत से थकी हुई, और अभी भी इतनी अमेरिकी या लंदनकृत नहीं कि थकान को यांत्रिक जिग के नीचे छिपा सके। आह, ये मर्दाना मर्द, ये फ्लेनर्स, ऑगलर्स, ये बढ़िया डिनर खाने वाले, वे कितने थके हुए थे। थकी हुई, थोड़ी कोमलता की कमी के कारण घिसी पिटी, दी और ली गई। कुशल, कभी कभी आकर्षक महिलाएं कामुकता की वास्तविकताओं के बारे में एक दो बातें जानती थीं, वे अपनी ठुमकती अंग्रेज बहनों पर यह आकर्षण रखती थीं। लेकिन वे कोमलता के बारे में और भी कम जानती थीं। इच्छा शक्ति के अंतहीन सूखे तनाव के साथ वे भी थक रही थीं। मानवीय दुनिया बस घिसती जा रही थी। शायद ये भयंकर रूप से विनाशकारी हो जाए। एक तरह की अराजकता, क्लिफोर्ड और उसकी रूढ़िवादी अराजकता। शायद ये ज्यादा समय तक रूढ़िवादी न रहे। शायद यह एक बहुत ही कट्टरपंथी अराजकता में विकसित हो जाए। कोनी ने पाया कि वह दुनिया से डरने लगी थी और सिकुड़ने लगी थी। कभी कभी वह बुलेवार्ड्स या बोइस या लक्जमबर्ग गार्डन में थोड़ी देर के लिए खुश रहती थी, लेकिन पहले से ही पेरिस अमेरिकियों और अंग्रेजों से भरा हुआ था, अजीबोगरीब वर्दी में अजीब अमेरिकी, और हमेशा की तरह नीरस अंग्रेज जो विदेश में इतने निराशाजनक हैं। वह गाड़ी चलाकर खुश थी। अचानक मौसम गर्म हो गया था, इसलिए हिल्डा स्विट्जरलैंड से होते हुए ब्रेनर के ऊपर से होते हुए डोलोमाइट से होते हुए वेनिस जा रही थी। हिल्डा को गाड़ी चलाना और शो की मालकिन बनना बहुत पसंद था। कोनी चुप रहने में ही संतुष्ट थी, और यात्रा वाकई बहुत अच्छी रही। सिर्फ कोनी खुद से कहती रही, मुझे वाकई परवाह क्यों नहीं है, मैं कभी रोमांचित क्यों नहीं होती। कितना भयानक है कि मुझे अब परिदृश्य की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ये बहुत भयानक है। मैं सेंट बर्नार्ड की तरह हूँ, जो ल्यूसन झील में बिना ये देखे कि वहाँ पहाड़ और हरा पानी भी है, नौकायन कर सकता था। मुझे अब परिदृश्य की परवाह नहीं है। कोई इसे क्यों घूरे, मैं मना करती हूँ। नहीं, उसे फ्रांस या स्विट्जरलैंड या टायरोल या इटली में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। उसे बस इन सब में घसीटा गया, और यह सब रग्बी से कम वास्तविक था, भयानक रग्बी से भी कम वास्तविक। उसे लगा कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह फ्रांस या स्विट्जरलैंड या इटली को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वे रहेंगे। रग्बी अधिक वास्तविक था। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग सभी एक जैसे थे, बहुत कम अंतर था। वे सभी आपसे पैसे ऐंठना चाहते थे, या अगर वे यात्री थे तो वे मजबूरी में आनंद लेना चाहते थे, जैसे पत्थर से खून निचोड़ना। बेचारे पहाड़, बेचारे परिदृश्य, रोमांच पैदा करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए इसे निचोड़ना और फिर से निचोड़ना पड़ता था। लोगों का क्या मतलब था, उनके बस अपने आप का आनंद लेने के दृढ़ निश्चय से। नहीं, कोनी ने खुद से कहा, मैं रग्बी में रहना पसंद करूंगी, जहां मैं घूम सकती हूं और शांत रह सकती हूं, और किसी चीज को नहीं देख सकती या किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकती। खुद का आनंद लेने का ये पर्यटक प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रूप से अपमानजनक है। यह एक तरह की विफलता है। वह रग्बी के पास वापस जाना चाहती थी, क्लिफोर्ड के पास भी, बेचारे अपन क्लिफोर्ड के पास भी। वैसे भी वह इन छुट्टियों पर जाने वाले लोगों जितना मूर्ख नहीं था, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना में वह दूसरे आदमी के साथ संपर्क बनाए हुए थी। उसे उसके साथ अपने संबंध को खत्म नहीं होने देना चाहिए। ओह, उसे इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वह खो जाएगी, इस दुनिया में पूरी तरह खो जाएगी, जिसमें आलीशान महंगे लोग और मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। ओह, मौज मस्ती करने वाले लोग। ओह, खुद का आनंद लेना। बीमारी का एक और आधुनिक रूप। उन्होंने कार को मेस्त्रे में एक गराज में छोड़ दिया और नियमित स्टीमर से वेनिस चले गए। यह एक सुंदर गर्मी की दोपहर थी, उथला लगून लहरदार था, पूरी धूप ने वेनिस को पानी के पार अपनी पीठ मुड़कर धुंधला कर दिया था।
स्टेशन घाट पर उन्होंने गोंडोला में गाड़ी बदली और उस आदमी को पता बता दिया। वह सफ़ेद और नीले रंग का ब्लाउज पहने एक आम गोंडोलिया था, बहुत अच्छा नहीं दिखता था, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था। हाँ, विला एस्मेरिल्डा, हाँ, मुझे पता है। मैं वहाँ एक सज्जन के लिए गोंडोलिया रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दूर। वह एक बचकाना, उतावला आदमी लग रहा था। वो एक निश्चित अतिशयोक्तिपूर्ण उतावलेपन के साथ भयानक चिपचिपी हरी दीवारों वाली अंधेरी नहरों के बीच से नाव चलाता था। ये नहरें गरीब इलाकों से होकर गुजरती थीं, जहाँ कपड़े रस्सियों पर ऊंचे लटके रहते थे और जहाँ मल की हल्की या तेज गंध आती थी। लेकिन आखिरकार वह एक खुली नहर के पास पहुंचा जिसके दोनों ओर फुटपाथ था और घुमावदार पुल थे जो ग्रांड नहर के समकोण पर सीधे चलते थे। दोनों महिलाएं छोटे से शामियाने के नीचे बैठी थीं, आदमी ऊपर उनके पीछे बैठा था। क्या सिग्नोरिन विला एस्मेरिल्डा में लंबे समय तक रहेंगे? उसने आराम से नाव चलाते हुए और अपने पसीने से तर चेहरे को सफ़ेद और नीले रुमाल से पोंछते हुए पूछा। लगभग 20 दिन। हम दोनों विवाहित महिलाएं हैं, हिल्डा ने अपनी अजीबोगरीब धीमी आवाज में कहा, जिससे उसकी इतालवी भाषा बहुत विदेशी लग रही थी। 20 दिन, आदमी ने कहा, कुछ देर तक, कुछ देर के लिए। कोनी और हिल्डा ने इस पर विचार किया। वेनिस में हमेशा अपना खुद का गोंडोला रखना बेहतर होता है, जैसे जमीन पर अपनी खुद की कार रखना बेहतर होता है। विला में क्या है? कौन सी नावें हैं? एक मोटर लॉन्च है, एक गोंडोला भी है। लेकिन का मतलब था, वे आपकी संपत्ति नहीं होंगी। आप कितना लेते हैं? ये प्रतिदिन लगभग 30 शिलिंग या प्रति सप्ताह 10 पाउंड था। क्या ये नियमित मूल्य है? हिल्डा ने पूछा। कम, सिग्नोरा, कम। नियमित कीमत। बहनों ने विचार किया। ठीक है, हिल्डा ने कहा, कल सुबह आओ और हम इसका प्रबंध कर देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम जियोवानी था और वह जानना चाहता था कि उसे किस समय आना चाहिए और फिर उसे किसका इंतजार करना चाहिए। हिल्डा के पास कोई कार्ड नहीं था। कोनी ने उसे अपना एक कार्ड दिया। उसने अपनी गर्म, दक्षिणी नीली आंखों से उस पर तेजी से नजर डाली, फिर दोबारा नजर डाली। उसने रोशनी जलाते हुए कहा, महिला है न? मिलेडी कोस्टांजा, कोनी ने कहा। उन्होंने सिर हिलाया और दोहराया, मिलेडी कोस्टांजा, और कार्ड को सावधानीपूर्वक अपने ब्लाउज में रख लिया। विला एस्मेरिल्डा काफी दूर था, जो चियोगिया की ओर देखने वाले लैगून के किनारे पर था। ये बहुत पुराना घर नहीं था और सुखद था, जिसकी छतें समुद्र की ओर देखती थीं, और नीचे लैगून से घिरी हुई गहरे रंग के पेड़ों वाला एक बड़ा बगीचा था। उनका मेजबान एक मोटा, बल्कि असभ्य स्कॉटिश व्यक्ति था जिसने युद्ध से पहले इटली में अच्छा खासा धन कमाया था, और युद्ध के दौरान अपनी अतिदेशभक्ति के लिए उसे नाइट की उपाधि दी गई थी। उसकी पत्नी एक पतली, पीली, तीक्ष्ण किस्म की महिला थी, जिसके पास खुद का कोई धन नहीं था और उसे अपने पति के घिनौने कामुक कारनामों को नियंत्रित करने का दुर्भाग्य था। वह नौकरों के साथ बहुत थका देने वाला था, लेकिन सर्दियों के दौरान हल्का सा दौरा पड़ने के बाद वह अब अधिक प्रबंधनीय था। घर में काफी भीड़ थी। सर मैल्कम और उनकी 2 बेटियों के अलावा 7 और लोग थे, एक स्कॉटिश जोड़ा, फिर से 2 बेटियों के साथ एक युवा इतालवी कोंटेसा, एक विधवा, एक युवा जॉर्जियाई राजकुमार और एक युवा अंग्रेज पादरी जिसे निमोनिया हो गया था और वह सर अलेक्जेंडर के स्वास्थ्य के लिए पादरी बन रहा था। राजकुमार गरीब था, अच्छा दिखता था, एक बेहतरीन ड्राइवर बन सकता था, जरूरी बेबाकी के साथ, और बसता। कोंटेसा एक शांत छोटा सा डरपोक था जो कहीं न कहीं खेल खेल रहा था। पादरी बक्स विकरेज से एक कच्चा सा सीधा सादा आदमी था। सौभाग्य से उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को घर पर छोड़ दिया था। और गुथरी, 4 लोगों का परिवार, अच्छा ठोस एडिनबर्ग मध्यम वर्ग था, जो हर चीज का आनंद अच्छे से लेता था और बिना किसी जोखिम के हर चीज का साहस करता था। कोनी और हिल्डा ने राजकुमार को तुरंत खारिज कर दिया। गुथरी कमोबेश अपनी ही तरह के थे, मजबूत लेकिन उबाऊ, और लड़कियों को पति चाहिए थे। पादरी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन बहुत विनम्र था। सर अलेक्जेंडर अपने हल्के आघात के बाद अपनी हंसमुखता में एक भयानक भारीपन महसूस कर रहा था,
लेकिन वह अभी भी इतनी सारी सुंदर युवतियों की उपस्थिति से रोमांचित था। लेडी कूपर एक शांत, चालाक व्यक्ति थी, जो बेचारी बहुत कम समय के लिए रहती थी और जो हर दूसरी महिला को एक ठंडी सतर्कता के साथ देखती थी, जो उसका दूसरा स्वभाव बन गया था, और जो ठंडी, गंदी छोटी छोटी बातें कहती थी, जिससे पता चलता था कि वह सभी मानव स्वभाव के बारे में कितनी नीच राय रखती थी। कोनी ने पाया कि वह नौकरों के साथ भी काफी जहरीली थी, लेकिन एक शांत तरीके से, और वह कुशलता से ऐसा व्यवहार करती थी कि सर अलेक्जेंडर को लगे कि वह अपने मोटे, मिलनसार पेट और अपने बेहद उबाऊ चुटकुलों, अपने विनोदीपन के साथ पूरे कैबूश का स्वामी और सम्राट है, जैसा कि हिल्डा ने कहा था। सर मैल्कम पेंटिंग कर रहे थे। हाँ, वे अभी भी कभी कभी अपने स्कॉटिश लैंडस्केप के विपरीत वेनिस लेगूनस्केप बनाते थे। इसलिए सुबह उन्हें एक विशाल कैनवास के साथ उनकी साइट पर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद लेडी कूपर स्केचन ब्लॉक और रंगों के साथ शहर के बीचों बीच चली गईं। वो एक कट्टर जलरंग चित्रकार थीं और घर गुलाबी रंग के महलों, अंधेरी नहरों, झूलते पुलों, मध्ययुगीन अग्रभागों आदि से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद गुथरी, राजकुमार, काउंटेस, सर अलेक्जेंडर और कभी कभी पादरी श्री लीडो चले जाते थे, जहां वे स्नान करते थे। दोपहर 1:30 बजे देर से दोपहर का भोजन करने के लिए घर लौटते थे। घर पार्टी के रूप में स्पष्ट रूप से उबाऊ थी, लेकिन इससे बहनों को कोई परेशानी नहीं हुई। वे हर समय बाहर रहती थीं। उनके पिता उन्हें प्रदर्शनी में ले गए, मीलों मील तक थकी हुई पेंटिंग्स। वो उन्हें विला लुचेसी में अपने सभी साथियों के पास ले गया। वो उनके साथ पियाजा में गर्म शामों में बैठा, फ्लोरियन के यहाँ एक टेबल ले ली। वो उन्हें थिएटर में, गोल्डोनी नाटकों में ले गया। वहाँ रोशनी से जगमगाते जल उत्सव थे, नृत्य थे। ये सभी छुट्टियों के स्थानों में से एक छुट्टी का स्थान था। लीडो अपने एकड़ों में धूप से गुलाबी या पायजामा पहने हुए शरीरों के साथ, संभोग के लिए आने वाली सीलों के अंतहीन ढेर के साथ एक किनारा जैसा था। पियाजा में बहुत सारे लोग, लिडो पर मानवता के बहुत सारे अंग और धड़, बहुत सारे गोंडोला, बहुत सारे मोटर लॉन्च, बहुत सारे स्टीमर, बहुत सारे कबूतर, बहुत सारी बर्फ, बहुत सारे कॉकटेल, बहुत सारे नौकर जो टिप चाहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं, बहुत अधिक सूरज, वेनिस की बहुत अधिक गंध, स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे माल, बहुत सारे रेशमी शॉल, स्टालों पर तरबूज के बहुत सारे विशाल, कच्चे बीफ के टुकड़े, बहुत अधिक आनंद, कुल मिलाकर बहुत अधिक आनंद। कोनी और हिल्डा अपनी धूप वाली पोशाक में इधर उधर घूम रहे थे। दर्जनों लोग थे जिन्हें वे जानते थे, दर्जनों लोग उन्हें जानते थे। माइकेलिस एक बुरे पैसे की तरह आ गया। हेलो, तुम कहाँ रह रहे हो? आओ और आइसक्रीम या कुछ और खाओ। मेरे साथ मेरे गोंडोला में कहीं चलो। माइकेलिस भी लगभग धूप में जल गया था। हालांकि धूप में पका हुआ इंसानी मांस के ढेर के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह एक तरह से सुखद था। ये लगभग आनंद था, लेकिन वैसे भी सभी कॉकटेल, गर्म पानी में लेटना और गर्म धूप में गर्म रेत पर धूप सेंकना, गर्म रातों में किसी साथी के साथ पेट के बल लेटना, बर्फ से ठंडक पाना, ये पूरी तरह से नशीला था। और यही वह था जो वे सभी चाहते थे। एक नशा, धीमा पानी, एक नशा, सूरज, एक नशा, जैज, एक नशा, सिगरेट, कॉकटेल, बर्फ, वरमाउथ। नशे में होना, आनंद, आनंद। हिल्डा को नशे में रहना पसंद था। उसे सभी महिलाओं को देखना, उनके बारे में अटकलें लगाना पसंद था। महिलाएं महिलाओं में गहरी दिलचस्पी ले रही थीं। वह कैसी दिखती है? उसने किस आदमी को पकड़ लिया है? उसे इससे क्या मजा मिल रहा है? पुरुष सफेद फलालन पतलून पहने हुए बड़े कुत्तों की तरह थे, थपथपाए जाने का इंतजार कर रहे थे, लौटने का इंतजार कर रहे थे, जिसमें किसी महिला के पेट को अपने पेट से चिपकाने का इंतजार कर रहे थे। हिल्डा को जैज पसंद था, क्योंकि वह किसी तथाकथित आदमी के पेट पर अपना पेट चिपका सकती थी और उसे अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से से यहाँ वहाँ फर्श पर अपनी हरकतों को नियंत्रित करने दे सकती थी, और फिर वह मुक्त हो सकती थी और प्राणी को अनदेखा कर सकती थी। उसका बस इस्तेमाल किया गया था। बेचारी कोनी बहुत दुखी थी। वह जैज नहीं सुनती थी, क्योंकि वह किसी
प्राणी के पेट पर अपना पेट चिपका नहीं सकती थी। उसे लिडो पर लगभग नग्न मांस के समूह से नफरत थी। उन सभी को गीला करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पानी था। उसे सर एलेक्जेंडर और लेडी कूपर नापसंद थे। वो नहीं चाहती थी कि माइकेलिस या कोई और उसके पीछे चले। सबसे सुखद क्षण तब होते थे जब वह हिल्डा को अपने साथ लेगून के पार दूर किसी सुनसान तट पर ले जाती थी, जहां वे बिल्कुल अकेले स्नान कर सकते थे। गोंडोला चट्टान के भीतरी भाग में रहता था। फिर जियोवानी ने एक और गोंडोलिया को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि यह एक लंबा रास्ता था और उसे धूप में बहुत पसीना आ रहा था। जियोवानी बहुत अच्छा था, स्नेही जैसा कि इटालियंस होते हैं, और बिल्कुल भी जोश नहीं। इटालियंस जोशपूर्ण नहीं होते, जोश में बहुत गहराई होती है। वे आसानी से भावुक हो जाते हैं और अक्सर स्नेही होते हैं, लेकिन उनमें शायद ही कभी किसी तरह का कोई स्थायी जोश होता है। तो जियोवानी पहले से ही अपनी महिलाओं के प्रति समर्पित था, जैसा कि वह पहले भी महिलाओं के माल के प्रति समर्पित था। अगर वे उसे चाहती थीं, तो वह उनके लिए वेश्यावृत्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह मन ही मन उम्मीद करता था कि वे उसे चाहेंगी। वे उसे एक अच्छा उपहार देंगी और यह बहुत काम आएगा, क्योंकि वह अभी शादी करने जा रहा था। उसने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया और वे उचित रूप से दिलचस्पी ले रही थीं। उसने सोचा कि लेगून के उस पार किसी सुनसान किनारे की यह यात्रा शायद व्यापार का मतलब है। व्यापार का मतलब है प्यार, प्यार। इसलिए उसने एक साथी को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि यह एक लंबा रास्ता था और आखिरकार वे 2 महिलाएं थीं। 2 महिलाएं, 2 मैकेरल, बढ़िया अंकगणित, सुंदर महिलाएं भी। उसे उन पर गर्व था। और हालांकि यह सिग्नोरा ही थी जिसने उसे भुगतान किया और उसे आदेश दिए, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह युवा महिला ही होगी जो उसे प्यार के लिए चुनेगी। वह और भी पैसे देगी। वह जिस साथी को लेकर आया था उसका नाम डैनियल था। वह कोई नियमित गोंडोलिया नहीं था, इसलिए उसमें कोई भी दलाल और वेश्या जैसी बात नहीं थी। वो एक सेंडोला मैन था। सेंडोला एक बड़ी नाव होती है जो द्वीपों से फल और उपज लाती है। डैनियल सुंदर, लंबा और सुडौल था। उसके सिर पर हल्के गोल बाल थे, छोटे, घने, हल्के सुनहरे बाल थे, और उसका चेहरा एक अच्छा दिखने वाला आदमी जैसा था, थोड़ा शेर जैसा, और लंबी नीली आंखें। वह जियोवानी की तरह भावुक, बातूनी और शराबी नहीं था। वह चुप था और वह इतनी ताकत और सहजता से नाव चलाता था मानो वह पानी पर अकेला हो। महिलाएं थीं, उससे दूर। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह आगे देखता था। वह एक सच्चा आदमी था। जब जियोवानी बहुत ज्यादा शराब पीता था और अजीब तरीके से नाव चलाता था, तो वह थोड़ा नाराज हो जाता था, बड़ी पतवार को जोर जोर से हिलाता था। वह भी मेलर्स की तरह ही एक आदमी था, वेश्यावृत्ति से दूर। कोनी को आसानी से बह जाने वाली जियोवानी की पत्नी पर दया आती थी, लेकिन डैनियल की पत्नी उन मीठी वेनिस की महिलाओं में से एक होगी जिन्हें लोग आज भी देखते हैं, शहर की भूल भुलैया के पीछे विनम्र और फूल जैसी। आह, कितना दुखद है कि पहले पुरुष स्त्री से वेश्यावृत्ति करता है, फिर स्त्री पुरुष से वेश्यावृत्ति करती है। जियोवानी खुद को वेश्यावृत्ति में झोंकने के लिए तरस रहा था, कुत्ते की तरह लार टपकाता हुआ, खुद को एक स्त्री को सौंपना चाहता था। और पैसे के लिए। कोनी ने दूर वेनिस को देखा, पानी पर नीचे और गुलाबी रंग का। पैसे से बना, पैसे से खिलता हुआ और पैसे से मरा हुआ। पैसे की मौत। पैसा, 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 वेश्यावृत्ति और मौत। फिर भी डैनियल अभी भी एक ऐसा आदमी था जो एक आदमी की तरह स्वतंत्र निष्ठा रखने में सक्षम था। उसने गोंडोलिया का ब्लाउज नहीं पहना था, केवल बुनी हुई नीली जर्सी। वह थोड़ा जंगली, असभ्य और घमंडी था, इसलिए वह एक कुत्ते जैसे दिखने वाले जियोवानी का नौकर था जो फिर से 2 महिलाओं का नौकर था। तो ये सच है, जब यीशु ने शैतान के पैसे लेने से मना कर दिया, तो उसने शैतान को एक यहूदी बैंकर की तरह छोड़ दिया, जो पूरी स्थिति का स्वामी था। कोनी लेगून की चमकती रोशनी से एक तरह की स्तब्धता में घर लौटती, घर से आए पत्रों को खोजने के लिए। क्लिफोर्ड नियमित रूप से लिखता था। उसने बहुत अच्छे पत्र लिखे, वे सभी एक किताब में छप सकते थे। और इस कारण से कोनी को वे बहुत दिलचस्प नहीं लगे।
वो लेगून की रोशनी, पानी की नमकीनता, अंतरिक्ष, खालीपन, शून्यता की स्तब्धता में रहती थी, लेकिन स्वास्थ्य 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 की पूरी स्तब्धता। ये संतुष्टिदायक था और वह इसमें खोई हुई थी, किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रही थी। इसके अलावा वह गर्भवती थी, अब उसे पता चल गया था। इसलिए सूरज की रोशनी और लेगून के नमक और समुद्र में नहाने और शिंगल पर लेटने और सीपियां ढूंढने और गोंडोला में दूर जाने की स्तब्धता उसके अंदर की गर्भावस्था द्वारा पूरी हो गई। स्वास्थ्य की एक और परिपूर्णता, संतुष्टिदायक और स्तब्ध करने वाली। वो वेनिस में 2 सप्ताह से थी और उसे 10 दिन या एक पखवाड़ा और रहना था। धूप हर समय चमकती रहती थी और शारीरिक स्वास्थ्य की पूर्णता ने उसे विस्मृति से भर दिया था। वो एक तरह से स्वास्थ्य के प्रति अचेत थी, जिससे क्लिफोर्ड के एक पत्र ने उसे जगा दिया। हमने भी स्थानीय स्तर पर हल्की फुल्की उत्तेजना का अनुभव किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रखवाले मेलर्स की पत्नी, जो कि एक गुस्सैल पत्नी है, झोपड़ी में आई और उसने खुद को अप्रिय पाया। उसने उसे पैक करके बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार जब वह जंगल से लौटा तो उसने पाया कि अब सुंदर नहीं रही महिला उसके बिस्तर पर पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में थी, या यूं कहें कि प्राकृतिक अवस्था में। वो खिड़की तोड़कर अंदर आ गई थी। अपने सोफे से कुछ हद तक परेशान वीनस को बाहर निकालने में असमर्थ, वह पीछे हट गया और, ऐसा कहा जाता है, अपनी मां के घर टेवशॉल चला गया। इस बीच स्टैक्स गेट की वीनस झोपड़ी में स्थापित हो गई, जिसके बारे में वह दावा करती है कि वो उसका घर है, और अपोलो जाहिर तौर पर टेवशॉल में रहता है। मैं ये बात सुनी सुनाई बातों से दोहराता हूँ, क्योंकि मेलर्स मेरे पास व्यक्तिगत रूप से नहीं आई हैं। मुझे हमारे कूड़े के पक्षी, हमारे आइबिस, हमारे सफाईकर्मी टकी बजर्ड, श्रीमती बोल्टन से स्थानीय कचरे का एक विशेष टुकड़ा मिला था। मैं इसे नहीं दोहराता अगर उन्होंने यह नहीं कहा होता, अगर वह महिला आसपास रहने वाली है तो उनकी महारानी जंगल में नहीं जाएंगी। मुझे आपकी तस्वीर बहुत पसंद आई जिसमें सर मैल्कम सफ़ेद बालों और गुलाबी त्वचा के साथ समुद्र में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आपके सूरज से ईर्ष्या है। यहाँ बारिश होती है, लेकिन मैं सर मैल्कम की नश्वर कामुकता से ईर्ष्या नहीं करता। हालांकि यह उनकी उम्र के हिसाब से है। जाहिर है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति अधिक कामुक और अधिक नश्वर होता जाता है। केवल युवावस्था ही अमरता का स्वाद चख सकती है। इस खबर ने कोनी को उसकी अर्धमूर्छित स्थिति में झुंझलाहट से भर दिया। अब उसे उस क्रूर महिला से परेशान होना पड़ा। अब उसे परेशान होना चाहिए और परेशान होना चाहिए। उसके पास मेलर्स का कोई पत्र नहीं था। उन्होंने बिल्कुल भी न लिखने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब वो उससे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहती थी। आखिरकार वह आने वाले बच्चे का पिता था। उसे लिखने दो। लेकिन कितना घिनौना, अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। वे नीच लोग कितने गंदे थे। यहाँ धूप और आलस्य में रहना कितना अच्छा था, उस अंग्रेजी मिडलैंड्स की निराशाजनक गंदगी की तुलना में। आखिरकार एक साफ आसमान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में हिल्डा को भी नहीं बताया। उसने सटीक जानकारी के लिए श्रीमती बोल्टन को पत्र लिखा। डनकन फोर्ब्स, उनके एक कलाकार मित्र, रोम से उत्तर की ओर आते हुए विला एस्मेरिल्डा में पहुंच चुके थे। अब उन्होंने गोंडोला में एक तीसरा व्यक्ति बनाया और वो लेगून के पार उनके साथ नहाया, और उनका अनुरक्षक था एक शांत, लगभग मौन युवक, अपनी कला में बहुत उन्नत। उसके पास श्रीमती बोल्टन का एक पत्र था। मुझे यकीन है, मेरी लेडी, जब आप सर क्लिफोर्ड को देखेंगी तो आप खुश होंगी। वो काफी खिले हुए दिख रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत आशावान हैं। बेशक वह आपको फिर से हमारे बीच देखने के लिए उत्सुक हैं। मेरी लेडी के बिना ये घर एक नीरस घर है, और हम सभी एक बार फिर से उनके हमारे बीच आने का स्वागत करेंगे। श्री मेलर्स के बारे में मुझे नहीं पता कि सर क्लिफोर्ड ने आपको कितना बताया। ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी एक दोपहर अचानक वापस आ गई, और जब वह जंगल से अंदर आए तो उन्होंने उसे दरवाजे की चौखट पर बैठे पाया। उसने कहा कि वो उसके पास वापस आ गई है और उसके साथ फिर से रहना चाहती है, क्योंकि वो उसकी कानूनी पत्नी थी और वो उसे तलाक नहीं देने वाला था।
लेकिन वो उससे कोई लेना देना नहीं रखता था और उसे घर में नहीं आने देता था और खुद भी अंदर नहीं जाता था। वह बिना दरवाजा खोले ही जंगल में वापस चला गया। लेकिन जब वह अंधेरा होने के बाद वापस आया तो उसने पाया कि घर में चोरी हो गई है, इसलिए वो ये देखने के लिए ऊपर गया कि उसने क्या किया है, और उसने उसे बिस्तर पर बिना किसी चिथड़े के पाया। उसने उसे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि वो उसकी पत्नी है और उसे वापस ले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके बीच किस तरह का दृश्य था। उसकी माँ ने मुझे इसके बारे में बताया। वह बहुत परेशान है। खैर, उसने उसे बताया कि वो उसके साथ फिर कभी रहने के बजाय मर जाएगा, इसलिए उसने अपना सामान लिया और सीधे टेवशोर पहाड़ी पर अपनी माँ के पास चला गया। वह रात को रुका और अगले दिन पाक के रास्ते जंगल में चला गया, कभी झोपड़ी के पास नहीं गया। ऐसा लगता है कि उसने उस दिन अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा। लेकिन अगले दिन वह अपने भाई डैन के घर बेगरली में थी, कसम खा रही थी और कह रही थी कि वह उसकी कानूनी पत्नी है और वह कॉटेज में महिलाओं के साथ संबंध बनाता रहा है, क्योंकि उसे उसके दराज में एक खुशबूदार बोतल मिली थी और राख के ढेर पर सोने की नोक वाली सिगरेट के सिरे मिले थे, और मुझे नहीं पता कि क्या क्या। फिर ऐसा लगता है कि पोस्टमैन फ्रेड कक ने कहा कि उसने एक सुबह श्री मेलर्स के बेडरूम में किसी को बात करते हुए सुना था और एक मोटर कार गली में आई थी। मेलर्स अपनी माँ के साथ रुके और पार्क के रास्ते जंगल में चले गए और ऐसा लगता है कि वो कॉटेज में ही रुकी रहीं। खैर, बातचीत का कोई अंत नहीं था, इसलिए आखिरकार मेलर्स और टॉम फिलिप्स कॉटेज में गए और अधिकांश फर्नीचर और बिस्तर ले आए और पंप का हैंडल खोल दिया, इसलिए उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन स्टैक्स गेट पर वापस जाने के बजाय वह बेगरली में उस मिसेज स्वेन के पास चली गई, क्योंकि उसके भाई डैन की पत्नी उसे नहीं चाहती थी, और वो उसे पकड़ने के लिए बूढ़ी मिसेज मिलर्स के घर जाती रही और उसने कसम खानी शुरू कर दी कि वो कॉटेज में उसके साथ बिस्तर पर सोता था और वो उसे भत्ता देने के लिए एक वकील के पास गई। वह पहले से कहीं ज्यादा मोटी और सामान्य हो गई है और बैल की तरह मजबूत है, और वो उसके बारे में सबसे भयानक बातें कहती रहती है कि कैसे उसके पास कॉटेज में महिलाएं हैं और जब वे शादीशुदा थे तो उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसने उसके साथ क्या क्या घटिया और क्रूर हरकतें की और मुझे नहीं पता क्या क्या। मुझे यकीन है कि यह भयानक है। एक महिला एक बार बात करना शुरू कर दे तो वह कितनी शरारत कर सकती है, और चाहे वह कितनी भी नीच क्यों ना हो, कुछ लोग तो उस पर यकीन करेंगे ही और कुछ गंदगी चिपक जाएगी। मुझे यकीन है कि जिस तरह से वह ये बताती है कि मेलर्स महिलाओं के साथ उन नीच क्रूर पुरुषों में से एक थे, वो वाकई चौंकाने वाला है, और लोग किसी के खिलाफ बातों पर यकीन करने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, खासकर ऐसी बातों पर। उसने घोषणा की कि जब तक वह जीवित है वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हालांकि मैं जो कहता हूँ, अगर वो उसके साथ इतना क्रूर था तो वह उसके पास वापस जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। लेकिन निश्चित रूप से वह अपने जीवन के बदलाव के करीब आ रही है, क्योंकि वह उससे कई साल बड़ी है, और ये आम हिंसक महिलाएं हमेशा जीवन के बदलाव के आने पर आंशिक रूप से पागल हो जाती हैं। यह कोनी के लिए एक बुरा झटका था। यहाँ वह निश्चित रूप से अपने हिस्से की नीचता और गंदगी को झेलने जा रही थी। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि वह बर्था काउस से दूर क्यों नहीं हो पाया, बल्कि उससे शादी क्यों नहीं कर पाया। शायद उसे नीचता की एक खास लालसा थी। कोनी को उसके साथ बिताई गई आखिरी रात याद आई और वह कांप उठी। उसने बर्था काउस के साथ भी वह सारी कामुकता देखी थी। ये वास्तव में बहुत घिनौना था। उससे छुटकारा पाना ही अच्छा होगा, उससे पूरी तरह दूर हो जाना। वह शायद वाकई बहुत ही सामान्य, वाकई बहुत नीच था। उसे इस पूरे मामले से घृणा थी और वह गुथरी की लड़कियों की बेहुदा अनुभवहीनता और भद्दी कुंवारीपन से ईर्ष्या करने लगी थी। और अब उसे यह सोचकर डर लगने लगा था कि कोई उसके और रखवाले के बारे में जान जाएगा। कितना अपमानजनक। वह थकी हुई थी, डरी हुई थी और उसे पूरी तरह से सम्मान की लालसा थी, यहाँ तक कि गुथरी की लड़कियों की अश्लील और निंदनीय सम्मान की भी। अगर क्लिफोर्ड को उसके मामले के बारे में पता चल गया तो ये कितना अपमानजनक होगा।
वह समाज और उसके गंदे काटने से डरी हुई थी। वह लगभग चाहती थी कि वह फिर से बच्चे से छुटकारा पा ले और पूरी तरह से साफ हो जाए। संक्षेप में, वह डर की स्थिति में आ गई। जहां तक इत्र की बोतल का सवाल है, वह उसकी अपनी मूर्खता थी। वह बचपना के कारण दराज में रखे उसके एक दो रुमाल और शर्ट को सुगंधित करने से खुद को नहीं रोक पाई थी, और उसने कोटी के वुड वायलेट परफ्यूम की एक छोटी बोतल, आधी खाली, उसकी चीजों के बीच छोड़ दी थी। वह चाहती थी कि वह इत्र में उसे याद रखे। जहां तक सिगरेट के सिरे की बात है, वे हिल्डा के थे। वह डंकन फोर्ब्स को कुछ बातें बताए बिना नहीं रह सकी। उसने यह नहीं बताया कि वह उस रखवाले की प्रेमिका थी, उसने केवल इतना कहा कि वो उसे पसंद करती है, और फोर्ब्स को उस आदमी का इतिहास बताया। ओह, फोर्ब्स ने कहा, आप देखेंगे, वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे उस आदमी को नीचे नहीं खींच लेते और उसे खत्म नहीं कर देते। अगर उसने मौका मिलने पर मध्यम वर्ग में घुसने से इनकार कर दिया है, और अगर वह ऐसा आदमी है जो अपने लिंग के लिए खड़ा है, तो वे उसे खत्म कर देंगे। यह एक ऐसी चीज है जिसे वे आपको अपने लिंग के बारे में सीधे और खुले तौर पर नहीं होने देंगे। आप जितना चाहें उतना गंदा हो सकते हैं। वास्तव में आप सेक्स के बारे में जितनी गंदगी फैलाएंगे, उन्हें उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप अपने लिंग पर विश्वास करते हैं और उसे गंदा नहीं होने देंगे, तो वे आपको नीचे गिरा देंगे। यह एक पागलपन भरी वर्जना बची है। सेक्स एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण चीज है। वे इसे नहीं होने देंगे, और आपको इसे करने देने से पहले वे आपको मार देंगे। आप देखेंगे, वे उस आदमी का पीछा करेंगे। और आखिर उसने क्या किया है? अगर उसने अपनी पत्नी के साथ प्यार किया है, तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है? उसे इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ऐसी नीच कुतिया भी उस पर हमला कर देती है, और सेक्स के खिलाफ भीड़ की लकड़बग्घे जैसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है। आप रोते हैं और अपने सेक्स के बारे में पापी या भयानक महसूस करते हैं, इससे पहले कि आपको कोई सेक्स करने की अनुमति दी जाए। ओह, वे बेचारे शैतान को नीचे गिरा देंगे। कोनी को अब विपरीत दिशा में घृणा हो रही थी। आखिर उसने क्या किया था? उसने खुद कोनी के साथ क्या किया था, सिवाय इसके कि उसे एक बेहतरीन आनंद और स्वतंत्रता और जीवन की भावना दी। उसने उसके गर्म, प्राकृतिक यौन प्रवाह को मुक्त कर दिया था। और इसके लिए वे उसका पीछा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने उसकी छवि देखी, नंगा गोरा, सांवला चेहरा और हाथ नीचे देखते हुए और अपने खड़े लिंग को संबोधित करते हुए जैसे कि वह कोई और प्राणी हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान चमक रही थी। और उसने फिर से उसकी आवाज़ सुनी, उसे सबसे अच्छी महिला की गांड मिली है। और उसने महसूस किया कि उसका हाथ फिर से उसकी पूंछ पर, उसके गुप्त स्थानों पर, आशीर्वाद की तरह गर्म और नरमी से बंद हो रहा है। और गर्मी उसके गर्भ में दौड़ गई, और उसके घुटनों में छोटी छोटी लपटें चमक उठीं, और उसने कहा, ओह नहीं, मुझे इस पर वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे उस पर वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे उसके साथ और उसके पास जो कुछ भी था, उससे चिपके रहना चाहिए, हर चीज़ में। जब तक उसने मुझे यह नहीं दिया, तब तक मेरे पास कोई गर्म, ज्वलंत जीवन नहीं था। और मैं इस पर वापस नहीं जाऊंगी। उसने जल्दबाजी में एक काम किया। उसने आइवी बोल्टन को एक पत्र भेजा, जिसमें रखवाले के लिए एक नोट संलग्न था, और श्रीमती बोल्टन से उसे देने के लिए कहा। और उसने उसे लिखा, मैं आपकी पत्नी द्वारा आपके लिए की जा रही सारी परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूँ, लेकिन इस पर ध्यान न दें, ये केवल एक प्रकार का उन्माद है। ये सब उसी तरह अचानक खत्म हो जाएगा जैसे ये आया था। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत खेद है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आखिरकार यह इसके लायक नहीं है। वह केवल एक उन्मादी महिला है जो आपको चोट पहुंचाना चाहती है। मैं 10 दिनों में घर आ जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद क्लिफोर्ड का पत्र आया। वह स्पष्टतः परेशान था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप 16 तारीख को वेनिस छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इसका आनंद ले रहे हैं, तो घर जल्दी मत जाइए। हम आपको याद करते हैं, रग्बी आपको याद करता है।
लेकिन यह जरूरी है कि आपको अपनी पूरी मात्रा में धूप और पजामा मिले, जैसा कि लीडो के विज्ञापन कहते हैं। इसलिए कृपया थोड़ी देर और रुकें, अगर यह आपको खुश कर रहा है और आपको हमारी काफ़ी भयानक सर्दियों के लिए तैयार कर रहा है। आज भी बारिश हो रही है। श्रीमती बोल्टन मेरी बहुत देखभाल करती हैं। वो एक विचित्र नमूना है। जितना ज़्यादा मैं जीता हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एहसास होता है कि इंसान कितने अजीब प्राणी हैं। उनमें से कुछ के पास 100 पैर भी हो सकते हैं, जैसे कि एक सेंटीपीड या 6, जैसे कि एक झींगे के। मानवीय स्थिरता और गरिमा जो हम अपने साथियों से उम्मीद करते हैं, वो वास्तव में अस्तित्वहीन लगती है। हमें संदेह है कि क्या वे किसी भी हद तक मौजूद हैं, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी। रखवाले का घोटाला जारी है और एक स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जा रहा है। श्रीमती बोल्टन मुझे सूचित करती रहती हैं। वो मुझे एक मछली की याद दिलाती है, जो गूंगी होने के बावजूद अपने गल्फरों से चुपचाप गपशप करती हुई प्रतीत होती है, जब तक वह जीवित रहती है। सब कुछ उसके गल्फरों की छलनी से होकर गुजरता है और उसे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे दूसरों के जीवन की घटनाएं उसके अपने जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन थीं। वह मेलर्स कांड में उलझी हुई है और अगर मैं उसे शुरू करने दूं, तो वह मुझे उसकी गहराई में ले जाएगी। उसका बहुत बड़ा आक्रोश, जो तब भी किसी भूमिका को निभाने वाली अभिनेत्री के आक्रोश जैसा है, मेलर्स की पत्नी के खिलाफ है, जिसे वह बर्था कोर्ट्स कहती रहती है। मैं इस दुनिया की बर्था कॉट्सिस के गंदे झूठ की गहराई में जा चुका हूँ, और जब गपशप की धारा से मुक्त होकर मैं धीरे धीरे फिर से सतह पर आता हूँ, तो मैं दिन के उजाले को देखता हूँ। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसा कभी होना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल सच लगता है कि हमारी दुनिया, जो हमें सभी चीज़ों की सतह लगती है, वास्तव में एक गहरे महासागर का तल है। हमारे सभी पेड़ पानी के नीचे उगते हैं और हम अजीब पपड़ीदार पानी के नीचे के जीव हैं, जो झींगा की तरह अपशिष्ट पर अपना पेट भरते हैं। कभी कभी ही आत्मा उस अथाह गहराई से ऊपर उठती है जिसके नीचे हम रहते हैं, ईथर की सतह तक, जहाँ सच्ची हवा है। मुझे यकीन है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो एक तरह का पानी है, और पुरुष और महिलाएं मछली की एक प्रजाति हैं। लेकिन कभी कभी आत्मा ऊपर आती है, पानी के नीचे की गहराइयों में शिकार करने के बाद, आनंद के साथ एक किट्टिविक की तरह प्रकाश में आती है। मुझे लगता है कि यह हमारी नश्वर नियति है कि हम मानव जाति के पानी के नीचे के जंगल में अपने साथियों के भयानक पानी के नीचे के जीवन का शिकार करें। लेकिन हमारी अमर नियति है कि एक बार जब हम अपने तैरते हुए शिकार को निगल लें, तो फिर से उज्ज्वल आकाश में भाग जाएं, पुराने महासागर की सतह से वास्तविक प्रकाश में फूट पड़ें। तब व्यक्ति को अपने शाश्वत स्वभाव का एहसास होता है। जब मैं श्रीमती बोल्टन को बात करते हुए सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नीचे उस गहराई में जा रहा हूँ जहाँ मानवीय रहस्यों की मछलियाँ छटपटाती और तैरती हैं। कामुक भूख किसी को शिकार की एक चोंच पकड़ने के लिए मजबूर करती है, फिर ऊपर, फिर से ऊपर, घने से बाहर निकलकर अलौकिक में, गीले से सूखे में। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता सकता हूँ, लेकिन श्रीमती बोल्टन के साथ मैं केवल नीचे की ओर गोता लगाने का अनुभव करता हूँ, नीचे, भयानक रूप से, समुद्री घास और सबसे नीचे के पीले राक्षसों के बीच। मुझे डर है कि हम अपने गेम कीपर को खो देंगे। भागी हुई पत्नी का घोटाला शांत होने के बजाय बड़े पैमाने पर गूंज रहा है। उस पर सभी अकथनीय चीजों का आरोप लगाया गया है, और अजीब बात यह है कि महिला ने कोयला खदानों की अधिकांश पत्नियों को अपने पीछे लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भयानक मछलियां और गांव में चर्चाओं का माहौल है। मैंने सुना है कि यह बर्था काउज मिलर्स को उसकी मां के घर में घेर लेती है। उसने झोपड़ी को तहस नहस कर दिया है। एक दिन उसने अपनी ही बेटी को पकड़ लिया, जब वो महिला ब्लॉक की लड़की स्कूल से लौट रही थी, लेकिन छोटी सी बच्ची ने प्यार करने वाली मां के हाथ को चूमने के बजाय उसे जोर से काट लिया, और इस तरह दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक तमाचा लगा, जिससे वो लड़खड़ाती हुई नाली में गिर गई, जहां से उसे एक क्रोधित और परेशान दादी ने बचाया। महिला ने जहरीली गैस की एक जबरदस्त मात्रा उड़ा दी है।
उसने अपने वैवाहिक जीवन की उन सभी घटनाओं को विस्तार से बताया है जो आमतौर पर विवाहित जोड़ों के बीच वैवाहिक चुप्पी की सबसे गहरी कब्र में दफन हो जाती हैं। 10 साल तक दफन रहने के बाद, उन्हें खोदकर निकालने का फैसला करने के बाद, उसके पास एक अजीबोगरीब व्यवस्था है। मैं लिनली और डॉक्टर से ये विवरण सुनता हूँ। डॉक्टर को मजा आ रहा है। बेशक इसमें वास्तव में कुछ भी नहीं है। असामान्य यौन मुद्राओं के लिए मानवता में हमेशा एक अजीब लालच रहा है, और अगर कोई आदमी अपनी पत्नी का इस्तेमाल करना पसंद करता है, जैसा कि बेनवेन्यूटो सेलिनी कहते हैं, इतालवी तरीके से, तो ये स्वाद का मामला है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा गेमकीपर इतनी सारी चालें चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बर्था काउज ने खुद ही उसे सबसे पहले उनके सामने पेश किया था। किसी भी मामले में, यह उनके अपने निजी मामले का मामला है, और किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि, हर कोई सुनता है, जैसा कि मैं खुद सुनता हूँ। 1 दर्जन साल पहले, सामान्य शिष्टाचार ने इस मामले को दबा दिया होता। लेकिन अब सामान्य शिष्टाचार नहीं रहा, और कॉलियर की पत्नियां सभी हथियार उठाती हैं और अपनी आवाज में बेबाक हैं। कोई सोच सकता है कि पिछले 50 सालों से टेवरशाल में हर बच्चा एक बेदाग गर्भाधान था, और हमारी हर एक गैर अनुरूपतावादी महिला एक चमकदार जोन ऑफ आर्क थी। हमारे सम्मानित गेमकीपर में रबेलेस का स्पर्श होना उसे क्रिपिन जैसे हत्यारे से भी ज्यादा राक्षसी और चौंकाने वाला बनाता है। फिर भी, अगर कोई सभी विवरणों पर विश्वास करे, तो टेवरशाल के ये लोग एक लापरवाह लोग हैं। लेकिन, समस्या यह है कि घृणित बर्था काउज ने खुद को अपने अनुभवों और पीड़ाओं तक सीमित नहीं रखा है। उसने अपनी पूरी आवाज में पाया है कि उसका पति कॉटेज में महिलाओं को बंद रखता है, और उसने महिलाओं के नाम लेने के लिए कुछ बेतरतीब प्रयास किए हैं। इससे कुछ अच्छे नाम बदनाम हो गए हैं, और बात बहुत आगे बढ़ गई है। महिला के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई है। मुझे मेलर्स से इस मामले में पूछताछ करनी पड़ी, क्योंकि महिला को जंगल से दूर रखना असंभव था। वो हमेशा की तरह अपने मिल ऑफ द डी अंदाज में चलता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, नहीं मुझे नहीं, अगर कोई मेरी परवाह नहीं करता। फिर भी, मुझे चतुराई से संदेह है कि वो कुत्ते की तरह महसूस करता है जिसकी पूंछ में टिन का डिब्बा बंधा है, हालांकि वह टिन के डिब्बे के न होने का दिखावा करने का बहुत अच्छा दिखावा करता है। लेकिन मैंने सुना है कि गांव में महिलाएं अपने बच्चों को बुला लेती हैं अगर वो गुजर रहा होता है, जैसे कि वह खुद मार्क्विस डे साडे हो। वो एक निश्चित निर्लज्जता के साथ बोलता है, लेकिन मुझे डर है कि टिन का डिब्बा उसकी पूंछ से मजबूती से बंधा हुआ है, और वो अंदर ही अंदर दोहराता है, स्पेनिश गाथागीत में डॉन रोड्रिगो की तरह, अब यह मुझे वहीं काटता है जहां मैंने सबसे ज्यादा पाप किया है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो जंगल में अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा, और उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसने इसे अनदेखा किया है। मैंने उससे कहा कि महिला का अवैध रूप से प्रवेश करना एक उपद्रव था, जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसके पास उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने घोटाले और उसके अप्रिय परिणाम की ओर संकेत किया। हाँ, उसने कहा, लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए, फिर वे किसी दूसरे आदमी के बारे में बहुत सारी बकवास सुनना नहीं चाहेंगे। उसने यह बात कुछ कड़वाहट के साथ कही, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें सच्चाई का असली बीज छिपा है। हालांकि, इसे कहने का तरीका न तो नाजुक है और न ही सम्मानजनक। मैंने इतना ही संकेत दिया, और फिर मैंने टिन के डिब्बे को फिर से खड़खड़ाते हुए सुना। यह एक आदमी के लिए ठीक नहीं है कि वो मेरी टांगों के बीच कॉड होने के लिए मुझे चिढ़ाए, सर क्लिफोर्ड। ये बातें, जो सभी से बिना सोचे समझे कही गईं, निश्चित रूप से उसकी कोई मदद नहीं करती, और रैक्टा, फिनले और बरोअस सभी सोचते हैं कि यदि वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे तो अच्छा होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या ये सच है कि वो कॉटेज में महिलाओं का मनोरंजन करता था, और उसने बस इतना कहा, क्यों, सर क्लिफोर्ड, आपको इससे क्या लेना देना है? मैंने उससे कहा कि मैं अपनी संपत्ति पर शालीनता बनाए रखना चाहता हूँ, जिस पर उसने उत्तर दिया, तो फिर आपको उन महिलाओं के मुंह बंद करने चाहिए। जब मैंने कॉटेज में उसके रहन सहन के तरीके के बारे में उससे पूछा, तो उसने कहा, निश्चित रूप
से आप मेरे और मेरी कुतिया फ्लॉसी के बारे में बदनामी करवा सकते हैं। आपने वहां कुछ खो दिया है। सच तो यह है कि अशिष्टता के उदाहरण के लिए उसे हराना मुश्किल था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके लिए दूसरी नौकरी ढूंढना आसान होगा। उसने कहा, अगर तुम इशारा कर रहे हो कि तुम मुझे इस नौकरी से हटाना चाहते हो, तो ये पलक झपकते ही हो जाएगा। इसलिए उसने अगले सप्ताह के अंत में जाने के बारे में बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाई, और जाहिर तौर पर वह एक युवा साथी, जो चैम्बर्स को शिल्प के जितने भी रहस्य हो सकते हैं, उनसे परिचित कराने के लिए तैयार है। मैंने उससे कहा कि जब वह जाएगा तो मैं उसे 1 महीने का वेतन अतिरिक्त दूंगा। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं अपना पैसा रख लूं, क्योंकि मुझे अपनी अंतरात्मा को शांत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, और उसने कहा, सर क्लिफोर्ड, आप पर मुझे कुछ भी अतिरिक्त देने का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी अतिरिक्त न दें। अगर आपको लगता है कि मेरी शर्त बाहर लटक रही है, तो मुझे बताएं। खैर, फिलहाल यह मामला यहीं खत्म हो गया है। महिला चली गई है। हमें नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अगर वह टैवरशाल में अपना चेहरा दिखाती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और मैंने सुना है कि उसे जेल जाने का बहुत डर है, क्योंकि वह इसके लायक है। मेलर्स शनिवार को चले जाएंगे, और जल्द ही यह जगह फिर से सामान्य हो जाएगी। इस बीच, मेरी प्यारी कोनी, यदि आप अगस्त के आरंभ तक वेनिस या स्विट्जरलैंड में रहना चाहेंगी, तो मुझे ये सोचकर खुशी होगी कि आप इस सारी गंदगी से बाहर आ गई हैं, जो महीने के अंत तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो आप देखिए, हम गहरे समुद्र के राक्षस हैं, और जब झींगा मछली कीचड़ पर चलती है, तो वह सभी के लिए इसे हिला देती है। हमें इसे दार्शनिक रूप से लेना चाहिए। क्लिफोर्ड के पत्र में जलन और किसी भी दिशा में किसी भी तरह की सहानुभूति की कमी ने कोनी पर बुरा असर डाला। लेकिन जब उसे मेलर्स से निम्नलिखित संदेश मिला तो वह इसे बेहतर तरीके से समझ गई। बिल्ली के साथ साथ अन्य कई कायरतापूर्ण बातें भी सामने आ चुकी हैं। आपने सुना होगा कि मेरी पत्नी बर्था मेरी बेपनाह बाहों में वापस आ गई और झोपड़ी में अपना घर बना लिया, जहां, अनादरपूर्वक कहें तो, उसे कोटी की एक छोटी बोतल के आकार में एक चूहे की गंध आई। अन्य सबूत उसे कम से कम कुछ दिनों तक नहीं मिले, जब वह जली हुई तस्वीर के बारे में चिल्लाने लगी। उसने चौकोर बेडरूम में कांच और बैकबोर्ड को देखा। दुर्भाग्य से, बैकबोर्ड पर किसी ने छोटे छोटे रेखाचित्र और कई बार दोहराए गए शुरुआती अक्षर लिखे थे, CSR। हालांकि, इससे कोई सुराग नहीं मिला जब तक कि वह झोपड़ी में घुसी और आपकी एक किताब, अभिनेत्री जूडिथ की आत्मकथा, आपके नाम के साथ, कॉन्स्टेंस स्टीवर्ट रीड, को पहले पन्ने पर नहीं पाया। इसके बाद, कुछ दिनों तक वह जोर जोर से कहती रही कि मेरा प्रेमी खुद लेडी चैटली से कम नहीं है। ये खबर आखिरकार रेक्टर, मिस्टर बरोज और सर क्लिफोर्ड तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ कानूनी कदम उठाए, जो पुलिस के डर से हमेशा गायब हो गई थी। सर क्लिफोर्ड ने मुझसे मिलने के लिए कहा, इसलिए मैं उनके पास गया। उन्होंने इधर उधर की बातें की और मुझसे नाराज दिखे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मुझे पता है कि उनकी महारानी का नाम भी लिया गया था। मैंने कहा कि मैंने कभी बदनामी की बातें नहीं सुनी, और सर क्लिफोर्ड से खुद ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बेशक ये बहुत अपमानजनक था, और मैंने उन्हें बताया कि रसोई में एक कैलेंडर पर रानी मैरी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि महारानी मेरे हरम का हिस्सा थी। लेकिन उन्हें व्यंग्य पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बदनाम व्यक्ति हूं जो अपनी पैंट के बटन खोलकर घूमता रहता हूं, और मैंने उन्हें बताया कि उनके पास वैसे भी खोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और मैं शनिवार को चला गया और उस जगह पर मुझे फिर कभी नहीं पहचाना जाएगा। मैं लंदन जाऊंगा और मेरी पुरानी मकान मालकिन, श्रीमती इंगर, 17 कोबर्ग स्क्वायर, या तो मुझे एक कमरा दे देंगी या मेरे लिए एक कमरा ढूंढ देंगी। निश्चिंत रहें कि आपके पाप आपको खोज निकालेंगे, खासकर यदि आप विवाहित हैं और उसका नाम बर्था है। अपने बारे में या अपने बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कोनी को ये बात बुरी लगी। उसने सांत्वना या आश्वासन के कुछ शब्द कहे होते, लेकिन वह जानती थी कि वो उसे आज़ाद छोड़ रहा है,
रग्बी और क्लिफोर्ड के पास वापस जाने के लिए आज़ाद। उसे इस बात पर भी गुस्सा आया। उसे इतना झूठा शिष्टाचार दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। वह चाहती थी कि उसने क्लिफोर्ड से कहा होता, हाँ, वह मेरी प्रेमिका और मेरी रखेल है और मुझे इस पर गर्व है। लेकिन उसका साहस उसे इतनी दूर तक नहीं ले जा सका, इसलिए टेवेशॉल में उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया गया। यह एक गड़बड़ थी, लेकिन ये जल्द ही शांत हो जाएगा। वह क्रोधित थी, जटिल और भ्रमित क्रोध के कारण वह निष्क्रिय हो गई थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है और क्या कहना है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। वह वेनिस में भी वैसे ही चलती रही, डंकन फोर्ब्स के साथ गोंडोला में नाव चलाती रही, नहाती रही, दिन बीतने दिए। डंकन, जो 10 साल पहले उससे बहुत प्यार करता था, फिर से उससे प्यार करने लगा था। लेकिन उसने उससे कहा, मैं पुरुषों से केवल एक ही चीज़ चाहती हूँ, और वह ये कि वे मुझे अकेला छोड़ दें। इसलिए डंकन ने उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा करने में उसे बहुत खुशी हुई। फिर भी उसने उसे एक अजीब, उल्टे तरह के प्यार की एक कोमल धारा प्रदान की। वो उसके साथ रहना चाहता था। क्या तुमने कभी सोचा है, उसने एक दिन उससे कहा, कितने कम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डैनियल को देखो, वह सूर्य के पुत्र की तरह सुंदर है, लेकिन देखो कि वह अपनी सुंदरता में कितना अकेला दिखता है। फिर भी मुझे यकीन है कि उसकी एक पत्नी और परिवार है, और वह संभवतः उनसे दूर नहीं जा सकता। उससे पूछो, कोनी ने कहा। डंकन ने ऐसा ही किया। डैनियल ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, जिनकी उम्र 7 और 9 साल है। लेकिन उसने इस तथ्य पर कोई भावना नहीं दिखाई। कोनी ने कहा, शायद केवल वे लोग जो वास्तव में साथ रहने में सक्षम हैं, उन्हें ब्रह्मांड में अकेले होने का आभास होता है। अन्य लोगों में एक खास चिपचिपाहट होती है, वे जियोवानी की तरह द्रव्यमान से चिपके रहते हैं। और उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारे जैसे, डंकन।